आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। बात्रा जोर से हंसा और बोला, मना करूं? मैं क्यों मना करूं? एक मूर्ख जो अपनी ताकत को ज्यादा आंकता है, खुद को मौत के मुंह में डालने के लिए दरवाजे पर पहुंच गया। यह राजकुमार बहुत खुश है। लगता है इन 10 महीनों में उसकी ताकत में एक छोटी सी नई जान आ गई। इसलिए हाँ, बात्रा चुनौतियों से नहीं डरता था। इसके विपरीत उसे बहुत लंबे समय से कोई चुनौती नहीं मिली थी। राजकुमार की उसकी पहचान न केवल विरासत में मिली थी, बल्कि अनगिनत नए रक्त ने उसे समृद्ध किया था। शैतानी जाति चुनौतियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती थी। सिटी लॉर्ड मनोर का राजकुमार भी इसका अपवाद नहीं था। नगर प्रभु जागीर का राजकुमार बनने की चाहत में सभी पक्षों की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता था। बात्रा कोई आरामदायक जीवन जीने वाला रेशमी वस्त्रधारी नहीं था, बल्कि एक सच्चा शक्ति संपन्न व्यक्ति था। बेशक कोई भी बात्रा को चुनौती नहीं दे सकता था, उसे मना करने का अधिकार था। यही कारण था कि आरव ने मीनूसा से आगे आकर दबाव डालने का अनुरोध किया। बात्रा के हिसाब से आरव एक रुख व्यक्त कर रहा था। मुझे पहले से ही पता है कि तुम मुझे मारने के लिए लोगों को किराए पर ले रहे हो। हमारे बीच की दुश्मनी पहले से ही असहनीय है और इसे केवल लड़ाई से ही सुलझाया जा सकता है। शैतानी जाति में समस्याओं को सुलझाने का यह सबसे सरल और सबसे भद्दा तरीका था। ब्लड बैटल स्टेज एक खूनी मैदान था, बिल्कुल एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग सिटी की तरह। ब्लड यम हॉल ने इस पर भरोसा करके पता नहीं कितना पैसा कमाया था। हर दिन यहां सैकड़ों और हजारों जिंदगी और मौत की लड़ाइयां होती थी। अमीर लोग यहां मनोरंजन के लिए जुआ खेलते थे, बॉक्सर यहां अपनी जान देकर पैसा कमाते थे। बेशक कुछ रईस भी थे जो खुद मैदान में उतरकर लड़ते थे, खुद को निखारने के लिए। कुछ लोग लड़ाई में ऐसे ही मर जाते थे, जबकि दूसरों ने खूनी रास्ता बनाया। बात्रा उनमें से एक था। कैपोन कैपिटल सिटी के ब्लड बैटल स्टेज में बात्रा आज भी एक लेजेंड था। उस समय जब बात्रा अभी राजकुमार नहीं बना था, तो अपने कई भाइयों के बीच उसकी रेप्यूटेशन ज्यादा नहीं थी। हालांकि वो खुद के प्रति बहुत बेरहम था। वो ब्लड बैटल स्टेज पर अकेले आया था, बिना किसी गार्ड को साथ लाए, और वो एक ब्लड फाइटर बन गया। ब्लड फाइटर्स लोगों के मजे के लिए थे। वे हर दिन ब्लड बैटल स्टेज पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते थे, जबकि अमीर लोग ग्रैंडस्टैंड पर बहुत ज्यादा जुआ खेलते थे। तब से बात्रा ने आसमान को मात देने वाली तरक्की का रास्ता शुरू किया। यही ब्लड बैटल स्टेज था जिसने उसकी भयानक लड़ाई की प्रतिभा को उभारा। शुरू में बात्रा की लगातार दर्जनों लड़ाइयां बाल बाल बची। हर बार वो मुश्किल से अपने दुश्मन के हाथों से अपनी जान बचा पाता था। लगभग सभी को लगता था कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। हालांकि एक के बाद एक लड़ाई में उसकी तरक्की की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग निराश हो गए। 10 साल बाद बात्रा ने अनगिनत ताकतवर दुश्मनों को हराया और अपने जैसे रैंक के दुश्मनों को भी हरा दिया। पहले की मुश्किल लड़ाइयों से लेकर अब तक लगभग कोई भी विरोधी उसके साथ एक भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अनगिनत जिंदगी और मौत की लड़ाइयों का अनुभव करते हुए बात्रा की ताकत तेजी से बढ़ी, इतनी डरावनी कि उसके विरोधी निराश हो गए। हालांकि ये अंत नहीं था। उसके बाद बात्रा, जो पहले से ही ब्लड बैटल स्टेज का राजा था, अपने विरोधियों को चुनौती देने के लिए अलग अलग जगह कूदने लगा। इस पागलपन भरी हरकत से सभी को लगा कि वो मौत चाहता है, लेकिन वो मरा नहीं। उसका नाम रिंग में 100 साल तक जिंदा रहा। पता नहीं कब से बात्रा पहले कभी नहीं हारा था। बाद में ब्लड बैटल स्टेज ने रिकॉर्ड देखे तो पता चला कि बात्रा पहले ही लगातार 800 से ज्यादा मैच जीत चुका था। ये तो पता ही था कि इस जगह पर जहां एक्सपर्ट्स की भरमार थी, वहां लगातार 100 मैच जीतना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बात्रा ने लगातार 800 नंबर मैच जीते, और तो और उसके विरोधी लगभग सभी पावर हाउस थे जो उससे थोड़े ही ऊपर थे। तब से बात्रा का एक निकनेम पड़ गया, किंग ऑफ ब्लड बैटल। ये एक कहानी थी। कच्छट और बाकी लोगों का बात्रा के प्रति सम्मान इसलिए नहीं था कि वो सिटी लॉर्ड मैनर का राजकुमार था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे उसकी ताकत से डरते थे। वे भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन वे बात्रा जितने पागल बिल्कुल नहीं थे। किंग ऑफ ब्लड बैटल के फिर से आने की खबर ने तुरंत ब्लड बैटल स्टेज में आग लगा दी, जिससे हर कोई भड़क गया। सोर्स नाइट, ये नाम अभी अभी कैपोन कैपिटल सिटी के ऊंचे तबके के लोगों में फैला था।
लेकिन किंग ऑफ ब्लड बैटल ये नाम कैपोन कैपिटल सिटी में लगभग हर कोई जानता था। सोर्स नाइट और बात्रा ब्लड बैटल स्टेज पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे ही ये खबर फैली, ब्लड बैटल स्टेज ने 3 दिनों के अंदर 30 बिलियन लोग्रेट शैतानी ऐसे स्टोन जब्त कर लिए। 90% लोगों ने किंग ऑफ ब्लड बैटी बात्रा की जीत खरीदी, भले ही बात्रा के ऑड्स सिर्फ 1 बजकर 1 मिनट थे। बेशक कुछ ऐसे भी सट्टेबाज थे जिन्होंने आरव पर दाव लगाया था। उसके ऑड्स बहुत लुभावने थे। 151, ये 15 गुना प्रॉफिट था। एक बार जीत गए तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था। जब पोजीशन अभी अभी खुली थी तो आरव के ऑड्स 1 बजकर 7 मिनट थे, लेकिन 3 दिनों में आरव की स्लॉट खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। आरव के ऑड्स भी इसके साथ बढ़ते गए और 1 बजकर 15 मिनट तक पहुंच गए। ब्लड बैटल स्टेज के लिए आरव पूरी तरह से नया था। उसके पास कोई बैटल अचीवमेंट्स सपोर्ट नहीं था। ऑड्स डरावने लग रहे थे, लेकिन असल में बहुत से लोग उस पर बेट लगाने ही नहीं जा रहे थे। ऑड्स जितने ज्यादा थे, ये दिखाता था कि ब्लड बैटल स्टेज उसके बारे में उतना ही कम पॉजिटिव था। जिन लोगों ने आरव की जीत खरीदी थी, वे सब एक तुक्के की सोच रख रहे थे। अगर उन्होंने खरीदा भी तो वे बहुत ज्यादा नहीं खरीदी। इस समय ब्लड बैटल स्टेज के एक कमरे के अंदर ब्लड बैटल स्टेज का हॉल मास्टर ब्लड ईगल थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था। मीनूसा, तुम्हें इस जिंदगी मौत की लड़ाई पर भरोसा है या नहीं? ये पोजीशन मैं शुरू में इसे खोलने का प्लान नहीं कर रहा था। पता नहीं ऊपर वाला कैसे सोच रहा है कि असल में पोजीशन खोलने पर जोर दे रहा है। अब इसने इतना ऊंचा दाव लगा दिया है, मेरे लिए पहले से ही बाघ की पीठ से उतरना मुश्किल हो रहा है। बस कुछ ही दिन बचे हैं और ये पहले ही 30 बिलियन हो चुका है। ज्यादातर चांस है कि निकटम दिन पर एक्सपोजर रिस्क बढ़कर 100 बिलियन या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। अगर वो सोर्स नाइट हार गई तो हमारे ब्लड बैटल स्टेज का 3 साल का सारा प्रॉफिट पानी में डूब जाएगा। ब्लड ईगल ने गंभीर आवाज में कहा। मीनूसा ने ठंडे स्वर में कहा, इस तरह की जिंदगी और मौत की लड़ाई आखिरी पल तक नहीं पहुंचना। कौन जाने कौन जीतेगा या हारेगा। ब्लड ईगल का गला लगभग भराया और उसने कहा, मीनूसा, तुम्हारी बातें भी बहुत गैर जिम्मेदाराना है। बात्रा की ताकत, तुम बिल्कुल साफ हो। इसे उसी रैंक के लोगों के बीच अजय कहा जा सकता है। चैलेंज का लेटर तुमने ही जारी किया था। क्या तुम सोर्स नाइट की ताकत नहीं जानते? मीनूसा ने ब्लड ईगल को एक नजर देखा और ठंडे स्वर में कहा, ब्लड ईगल, इतना परेशान मत हो। मैं तुम्हें बस इतना बता सकती हूं कि सोर्स नाइट के जीतने के चांस तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। उन दोनों में से कौन जीतेगा या हारेगा, इसका अंदाजा लगाना सच में बहुत मुश्किल है। समझदारी से देखें तो मीनूसा को आरव के जीतने का कोई चांस नहीं दिख रहा था, लेकिन जब उसे आरव का वो शांत एक्सप्रेशन याद आया तो उसे भी लगा कि आरव के पास पक्का कोई प्लान होगा। इस तरह की उल्टी सोच उसके दिल में 1 साल से बैठी हुई थी, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। उसे लगता था कि बाकी दोनों लड़के भी पक्का उसके जैसे ही हैं। ब्लड बैटल स्टेज का ब्लड ईगल असल में बस एक बाहरी आदमी था, लेकिन इस बार उसे भी पानी में घसीटा गया। जैसे ही पोजीशन खुली, उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। मीनूसा भी बहुत हैरान था कि ऊपर वाले ये ऑर्डर क्यों भेजना चाहेंगे जिससे वे दांव पोजीशन खोल सके। सच कहूं तो आरव का विन रेट सच में बहुत कम था, जब तक कि पाउडर का वो पैकेट बात्रा की ताकत को बहुत कम न कर दे। हालांकि बात्रा कई महीनों से पाउडर का वो पैकेट खा चुका था। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। वो अभी भी जोश और स्फूर्ति से भरा हुआ था। इससे पता चला कि आरव ने उसे झांसा नहीं दिया था। वो पाउडर सच में बात्रा की ताकत पर कोई असर नहीं डाला है। मीनूसा के रवैये से ब्लड ईगल अपने पैर पटकने को मजबूर हो गया। वो मीनूसा पर गरजा, जीतने का रेट जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। मीनूसा, तुम तो बूढ़े हो, है ना? अगर इस सोर्स नाइट का दायरा बात्रा के दायरे जैसा ही था तो भूल जाओ, लेकिन वो तो बस एक मिडिल रैंक का शैतानी जनरल है। जब बात्रा खुद इस दायरे में था तब भी दायरे पार करके खुद को हराना नामुमकिन था, है ना? मीनूसा ने आंखें घुमाई और ठंडे दिमाग से कहा, मैंने तो तुम्हें पोजीशन खोलने के लिए नहीं कहा था। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? पोजीशन की इंचार्ज ब्लड ईगल का गला भराया और वो तुरंत सिकुड़ गया। मीनूसा ने उसे देखा और कहा, बस 3 साल का प्रॉफिट, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हॉल हो। बस थोड़ा सा पैंट की सिलाई से निकल गया है। मुझे लगता है कि ऊपर भी बेटिंग होती है। तुम इसके बारे में सोचो। एक बार सोर्स नाइट जीत गई तो तुम सब कितने पैसे कमाओगे? ब्लड ईगल ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम्हारे हॉल सिर्फ पैसे जलाना जानते हैं, हमारे दर्द नहीं जानते। मैंने बात्रा को अपनी आंखों से बड़ा होते देखा है। उसकी ताकत मैं अच्छी तरह जानता हूं। भले ही वो सोर्स नाइट दूसरा बात्रा हो, फिर भी उसे उसके दायरे से जीतना नामुमकिन है। ये 100 बिलियन एसेंस स्टोन इस बार शायद पानी में डूब जाएंगे। इस दिन ब्लड बैटल स्टेज के मेन प्लेटफॉर्म का ग्रैंड स्टैंड पूरी तरह से भरा हुआ था।
उन मार्शल आर्टिस्ट के चेहरे कट्टरता से भरे हुए थे। ये दिल की गहराइयों से की गई पूजा थी। ब्लड बैटल के किंग का ब्लड बैटल स्टेज पर लौटना, बस यही एक टॉपिक उन्हें पागल करने के लिए काफी था। जो लोग रोज ब्लड बैटल स्टेज पर घूमते थे, वे सब कट्टर पागलों का झुंड थे। शैतानी जाति को लड़ाई पसंद थी, जबकि वे लड़ने वालों के बीच लड़ने वाले थे। इसलिए वे ब्लड बैटल के किंग के प्रति कभी न खत्म होने वाली पूजा से भरे हुए थे। बात्रा यहां की कहानी थी, वो मूर्ति जिसकी वे सबसे ज्यादा पूजा करते थे। मैंने 200 साल इंतजार किया। हाइनेस बात्रा आखिरकार एक बार फिर एक्शन लेने जा रहे हैं। इस बार ये शायद उनका आखिरी फाइट होगा। मुझे इसे मिस नहीं करना चाहिए। आपने हाइनेस बात्रा के जीतने पर कितना दाव लगाया था? हे, मैंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी। इस तरह का पक्का जीत वाला ट्रांजैक्शन, इसमें झिझकने की क्या बात है? आपका क्या? मैंने 30 शैतानी एसेंस स्टोन्स दाव पर लगाए। ये मेरे एसेट्स का 80% है। क्या इस बार ब्लड बैटल स्टेज बेवकूफी है? इस तरह की लड़ाई में उन्होंने असल में अभी भी पोजीशन खोली है। किसे फर्क पड़ता है? फ्री का पैसा है, क्यों न ले ले। ग्रैंड स्टैंड पर मौजूद हर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित था। वे न सिर्फ किंग ऑफ ब्लड बैटल की आखिरी लड़ाई देख सकते थे, बल्कि पैसे भी कमा सकते थे। इतनी अच्छी चीज उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। आरव के चैलेंज लेटर जारी करने के बारे में जाहिर है कुछ लोगों को शक था, लेकिन जब उन्होंने आरव का राज सुना तो उन्हें कोई शक नहीं रहा। बीच के रैंक का शैतानी जनरल किंग ऑफ ब्लड बैटल को चुनौती दे रहा है। यह मौत को बुलाना नहीं तो और क्या था। ग्रैंड स्टैंड के दूसरे लेवल का वीआईपी एरिया भी पूरी तरह से भरा हुआ था। कुछ छोटे परिवार के बड़े लोग सिर्फ पीछे की लाइन में खड़े हो सकते थे। थोड़ा छोटा होने पर वे सिर्फ बाहर के आम लोगों के साथ ही बैठ सकते थे। चारों बड़े परिवारों के मुखिया शानदार तरीके से मौजूद थे। मनियम कुमार परिवार के अभी के मुखिया थे, जो कुमार परिवार के कामकाज देखते थे। कुमार परिवार सिटी लॉर्ड मैनर में ही रहता था। कुमार परिवार हमेशा कैपोन कैपिटल सिटी का शासक रहा था। कोई भी इस जगह को हिला नहीं पाया। कुमार परिवार की आबादी बहुत अच्छी थी और उनके अनगिनत वंशज थे। बत्रा उनमें सबसे ऊपर था। नमन, तुम्हारा लालबर्नी परिवार आखिरकार एक ताकतवर शैतानी डॉक्टर को लाने में कामयाब हो गया, लेकिन वो तो पूरी तरह से बेवकूफ है। क्या तुम्हारा लालबर्नी परिवार उसकी लाश लेने के लिए इतने सारे लोगों को लाया था? मन्यम ने मजाक उड़ाया। नमन यानी कि सप्तारा का पिता लालबर्नी परिवार का मुखिया था। यह सुनकर उसने तुरंत मजाक में जवाब दिया, लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। कौन जीतता है या हारता है ये अभी पता नहीं है। मन्यम जोर से हंसा और बोला, मुझे पता है कि इस बच्चे की ताकत बहुत अच्छी है। अकेले ही स्टारशाइन तीनों को मार डाला, लेकिन बात्रा की ताकत के बारे में तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ये बच्चा कितना भी शानदार क्यों न हो, वो आसमान भी नहीं पलट सकता। नमन लालबर्नी ने अपना बचाव करते हुए कहा, बात्रा के जीतने के बाद आकर शेखी बघारने में अभी देर नहीं हुई है। मन्यम जोर से हंसा और बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब बात्रा उस बदमाश को पीट पीट कर चूर चूर कर देगी तो मैं फिर आकर शेखी बघारूंगा। हा। नमन गुस्से से लाल हो गया। उसने ठंडी सांस ली और फिर कुछ नहीं बोला। उसे सच में यह मानने का कोई कारण नहीं मिला कि आरव ये लड़ाई जीत सकता है। असल में एक बहुत ताकतवर 2 स्टार शैतानी दवाई वाला मिला था। नमन इतना उत्साहित था कि उसे कई दिनों तक नींद नहीं आई, लेकिन उसे अभी कुछ दिन और खुशी मनानी थी और यह खत्म होने वाला था। सप्तारा, सोर्स नाइट के साथ तुम्हारा रिश्ता सबसे अच्छा है। तुम बताओ, क्या उसे जीतने की उम्मीद है या नहीं? नमन ने अपनी बेटी सप्तारा से धीरे से पूछा। सप्तारा का एक्सप्रेशन बहुत बुरा था। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। जब आरव ने चैलेंज लेटर दिया तो उसे पक्का नहीं पता था कि बात्रा कितनी डरावनी है। ब्लड बैटल के किंग का टाइटल, जिसे उसने मैच दर मैच हराया, उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि आरव जाकर बात्रा को चैलेंज लेटर देगा। अगर उसे पता होता तो वो पक्का ऐसा नहीं होने देती। अब चला हुआ तीर पहले से याद नहीं आ रहा था। इस समय ब्लड बैटल स्टेज के रेफरी रिंग के बीच में आए और साफ आवाज में कहा, आज इस लड़ाई में जो 2 पार्टियां शामिल हैं, एक पार्टी को ब्लड बैटल के किंग के नाम से जाना जाता है, हाइनेस बात्रा, जबकि दूसरी पार्टी लालबर्नी परिवार के स्पेशल ग्रेड रिटेनर सोर्स नाइट है। 2 महीने पहले सोर्स नाइट ने हाइनेस बात्रा को चैलेंज लेटर दिया था। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जिंदगी और मौत का फैसला नहीं हो जाता। जैसे ही रेफरी की आवाज धीमी हुई, ग्रैंड स्टैंड पर जबरदस्त और लहरों जैसी दहाड़े गूंजी। हाइनेस बात्रा अमर रहें। उस बेवकूफ को मार डालो जो अपनी काबिलियत को ज्यादा समझता है। खून की लड़ाई बहुत ताकतवर होती है। खून की लड़ाई बहुत ताकतवर होती है। हालांकि बात्रा ने 200 साल से कोई एक्शन नहीं लिया था, फिर भी खून की लड़ाई के स्टेज में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। उनकी पूजा करने वाले सिर्फ पुरुष मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं थे, महिला मार्शल आर्टिस्ट के साथ साथ बड़ी संख्या में कुलीन महिलाएं भी थी।
उन्होंने बात्रा के लिए 3 बार जयकारे लगाकर अपनी पूजा की भावनाओं में जरा भी कमी नहीं की। जहां तक आरव की बात है, वो बहुत पहले ही उनकी नजरों में मरा हुआ आदमी था। 200 साल से भी पहले बात्रा सिर्फ अपने जैसे रैंक वालों को ही तुरंत मार सकता था। उसकी अभी की ताकत निश्चित रूप से और भी ज्यादा थी। अब खून की लड़ाई के राजा महामहिम बात्रा, कृपया मैदान में उतरे, रेफरी ने साफ आवाज में कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, चारों ओर चीखें गूंजने लगी। सफेद कपड़ों में बात्रा धीरे धीरे रास्ते से बाहर निकला। उसके शरीर पर बहुत ज्यादा घमंड और रौब था। ऐसा एहसास बहुत समय से नहीं देखा था। जोरदार तालियों से बात्रा का खून खौलने जैसा महसूस नहीं हुआ, बल्कि वो अभी बहुत ज्यादा शांत था। रिंग में खड़े होने पर वो ऐसा लगा जैसे ब्लड बैटल स्टेज पर फिर से स्टेज पर आने के समय जैसा हो गया हो। अभी उसकी ताकत पहले जैसी नहीं थी, लेकिन यहां खड़े होते ही उसका ठंडापन तुरंत उसके शरीर में लौट आया। इस जगह पर वो किसी भी विरोधी को कम नहीं आंकेगा। जिंदगी और मौत की अनगिनत लड़ाइयों ने उसे ये समझा दिया था कि किसी भी अपने विरोधी को कम आंकना मौत का खतरा बन सकता है। सर सोर्सनाइट, प्लीज स्टेज पर आइए। गलियारे में काले कपड़ों में आरव धीरे धीरे बाहर आया। आरव के आते ही तुरंत हलचल मच गई। क्या यह नहीं कहा गया था कि सोर्स नाइट एक मिडिल रैंक का शैतानी जनरल था? वो एक हाई रैंक का शैतानी जनरल कैसे बन गया? बस 1 साल की बात है और उसने बाजी मार ली। कोई हैरानी नहीं कि उसने हाइनेस बात्रा को चैलेंज करने की हिम्मत की। लगता है उसमें अभी भी कुछ स्किल है। बस बाजी मारना भी बेकार है। हाइनेस बात्रा पहले से ही आधे स्टेप वाले शैतानी कमांडर दायरे में है। वो किसी भी समय बाजी मारकर शैतानी कमांडर बन सकते हैं। वो अभी भी मरा हुआ है। पहले जो खबर फैली थी, आरव सिर्फ एक मिडिल रैंक का शैतानी जनरल था, लेकिन जब आरव सबके सामने आया तो उसका ऑरा पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत था। बस ऐसे ही एक हाई रैंक का शैतानी जनरल एक सीक्रेट प्राइवेट कमरे के अंदर मीनूसा ने देखा कि आरव उसके दायरे में घुस गया है, लेकिन उसकी भौहें तंग गई। ये बच्चा सच में जबरदस्ती अपने दायरे में घुस आया। लगता है हम सबने उसे ज्यादा समझ लिया था, मीनूसा ने आह भरते हुए कहा। बगल में खड़े ब्लड ईगल के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने कहा, बस हो गया। इस बार जो पोजीशन खुली है वे बहुत बड़ी है। 3 साल का प्रॉफिट पानी में डूबने वाला है। जब बात्रा ने आरव को देखा तो वो पहले तो थोड़ी देर हैरान हुआ, लेकिन बहुत जल्द उसके चेहरे पर मजाक का भाव आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस चैलेंज के लिए सच में जबरदस्ती अपने दायरे में घुस आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटे से दायरे में घुसकर तुम मुझे मार सकते हो? बात्रा ने मुस्कुराते हुए मजेदार नजर से कहा। जीनियस मार्शल आर्टिस्ट के लिए जबरदस्ती दायरे में घुसना एक बहुत बड़ी मनाही थी। इससे किसी की नींव कमजोर हो जाती थी। बात्रा, नस्क धनपाल उनकी साधना की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन उन्हें अपने दायरे को दबाना था और अपने दायरे को बहुत तेजी से नहीं बढ़ने देना था। यह पूरी क्षमता बनाए रखने के लिए था, लेकिन आरव ने आज इस लड़ाई के लिए असल में जबरदस्ती उसके दायरे में सेंध लगाई। इससे उसकी नींव कमजोर हो जाएगी। हालांकि उसकी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन यह एक टाइम बम था। शायद यह कभी भी फट सकता था। बात्रा ने चीयर कर रही भीड़ की तरफ इशारा किया और गर्व से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही लड़ाई के लिए जगह पार कर सकते हो? उनकी चीयर सुनो। एक के बाद एक जीत का इस्तेमाल करने के बदले मैंने यही पाया है। आरव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, लगातार 800 मैच जीतना यह कोई बड़ी बात नहीं है। पहले किसी ने तुम्हारी जीत का सिलसिला खत्म नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी ऐसा नहीं है। सिर्फ 800 मैच लगातार जीतना आरव की नजर में कुछ भी नहीं था। उस समय उसने क्लाउड मार्श सिटी में लगातार कई हजार मैच जीते थे। बस एक हार की तलाश में था और वो मिली नहीं। ये अकेलेपन के बीच हार की तलाश करने का एहसास था। जो चीजें बात्रा ने पहले महसूस की थी वो उसने पहले महसूस की थी। जो चीजें बात्रा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी वो भी उसने पहले महसूस की थी। उसने माना कि बात्रा एक ताकतवर दुश्मन है, लेकिन उसे खुद पर और भी ज्यादा भरोसा था। लेकिन आरव की बातों से तुरंत जोरदार हंगामा मच गया। उसने क्या कहा? लगातार 800 से ज्यादा मैच जीतना कुछ भी नहीं है। क्या हंगामा है? वो यहां लोगों को इंप्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। नासमझ बेवकूफ। जब वो ब्लड बैटल के किंग की भयानक ताकत देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि 800 से ज्यादा मैचों का क्या मतलब है। बेशर्मी की शेखी। उसके जैसा सुंदर लड़का ब्लड बैटल स्टेज पर जाने से 3 दिन से भी कम समय में मर जाएगा। उसने सच में मेरे आइडल की बेइज्जती करने की हिम्मत की। एक मामूली हाई रैंक वाला शैतानी जनरल सच में अविश्वसनीय रूप से घमंडी है। जब दूसरों ने आरव की बातें सुनी तो उनका एक और ही मतलब था, अपनी काबिलियत को ज्यादा आंकना, स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनजान। आमतौर पर ये लोग आरव के बारे में यही सोचते थे। बात्रा उनके दिलों में युद्ध का कभी न हारने वाला देवता था, तो वो ऐसे अजीब आदमी से कैसे हार सकता था?
बात्रा ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, शायद कोई है जो मेरी जीत का सिलसिला खत्म कर सकता है, लेकिन वो इंसान पक्का तुम नहीं हो। मौत को चाहने के तुम्हारे काम की मैं बहुत तारीफ करता हूं। आरव ने ठंडे दिमाग से कहा, चाहे मैं मौत को चाह रहा हो या नहीं, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। बारूद की गंध धीरे धीरे बढ़ती देख रेफरी ने समय रहते कहा, चूंकि तुम दोनों ने जिंदगी और मौत पर सहमति जताई है, इसलिए यह लड़ाई किसी भी तरह से सीमित नहीं है। जब तक तुम अपने विरोधी को मार सकते हो, ये चलेगा। अब लड़ाई शुरू होती है। बात खत्म करके रेफरी मेन रिंग से हट गया। प्रोटेक्टिव ग्रैंड एरे एक्टिवेट हो गया। ग्रैंड स्टैंड पर एक बार फिर कट्टरता की लहर दौड़ गई। अटैक करो, खूनी लड़ाई के राजा, उस सुंदर लड़के को मार डालो। महाराज बात्रा, चलो फिर से किंग ऑफ ब्लड बैटल का स्टाइल चखते हैं। मार डालो, मार डालो, मार डालो, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। एक के बाद एक जयकारी की आवाजें तेज होती जा रही थी। पूरा ब्लड बैटल स्टेज लगभग एक तरफा बात्रा को सपोर्ट कर रहा था। आरव की बात करें तो शायद सिर्फ लाल बर्नी परिवार ही उसे चीयर करेगा। हे 200 साल से किसी ने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। मानना पड़ेगा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुम्हारी हिम्मत को इनाम देने के लिए मैं तुम्हें तब तक उड़ाऊंगा जब तक कुछ भी न बचे। बात्रा जोर से हंसा। उसके पूरे शरीर का ऑरा अचानक बदल गया। एक सुंदर और शांत राजकुमार की वो इमेज तुरंत गायब हो गई। अभी रिंग में जो खड़ा था वो एक खतरनाक भेड़िया था, जो ऊपर से नीचे तक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। बत्रा के शरीर पर शैतानी एनर्जी उमड़ पड़ी। दिव्य आर्टिफैक्ट ग्लव्स की एक जोड़ी पर मुट्ठी की 2 काले रंग की वर्चुअल इमेज घनीभूत होकर बन गई। आरव की नजरें गहरी हो गई। उसके शरीर के अंदर की शैतानी एनर्जी भी चुपके से घूम गई। सावधानी बरतते हुए ब्लडी गर्ल के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गंभीर आवाज में कहा, जैसे ही बात्रा ऊपर आया और ये आयरन वायर ट्रू शैतानी पंच है, वो लड़का खतरे में है। उस समय जब वो अभी भी केवल शुरुआती रैंक का शैतानी जनरल था, उसने ये चाल चली और लगातार 300 पंच मारे। एक मिडिल रैंक वाले शैतानी जनरल को जबरदस्ती चकनाचूर कर दिया। शुरू से आखिर तक उस मिडिल रैंक वाले शैतानी जनरल ने एक भी चाल नहीं चली और उस मिडिल रैंक वाले शैतानी जनरल ने उस समय लगातार 86 मैच जीते थे। बात्रा के पास के बारे में ब्लड ईगल उस पर बहुत जान पहचान के साथ बात कर सकता था। ब्लड बैटल स्टेज के हॉल मास्टर का इतना ध्यान खींचने के लिए बात्रा की उस समय की ताकत एक नजर में देखी जा सकती थी। मिनूसा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने कहा, लगता है वो सोर्स नाइट के साथ स्पीड में मुकाबला करने वाला है। बात्रा, ये लड़का अभी भी इतना रौबदार है, पता नहीं सोर्स नाइट ये बदमाश ब्लॉक कर पाएगा या नहीं। मिनूसा को स्वाभाविक रूप से पता था कि आरव की तलवार की कला तेजी में माहिर थी। बात्रा का मूव आरव की ताकत में उसके साथ मुकाबला करने वाला था। क्या तुम तेज नहीं थे? मैं तुम्हें हराने के लिए स्पीड का इस्तेमाल करूंगा। एमएन, ये स्टांस, ये फ्रंट वायर ट्रू शैतानी पंच है। हाँ, सच में एक ऐसा मूव जो बहुत समय से नहीं देखा गया। हाइनेस बात्रा ने आते ही एक बड़ा मूव किया। ये बदमाश बहुत बुरा है। उस समय दामी, जिसे आयरन बुचर के नाम से जाना जाता था, उसे हाइनेस बात्रा ने जोरदार तरीके से मार डाला था और उसने एक भी मूव नहीं किया। चलो अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा कितने पंच रोक सकता है। हाँ, जैसे ही ये शब्द निकले, सबने एक के बाद एक अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा 3 पंच, किसी ने कहा 10 पंच, किसी ने कहा 1 पंच। कुल मिलाकर आरव को लेकर कोई भी पॉजिटिव नहीं था। स्वूश, ठीक तभी बात्रा हिले। खामोशी से हिलने तक यह बहुत अचानक हुआ। भले ही सब तैयार थे, उन्हें भी लगा कि उनका रिएक्शन कुछ पीछे रह गया है। लगभग उसी समय आरव भी हिले। बैंग बैंग बैंग। ठीक उसके बाद धमाके की आवाजों की एक सीरीज फैल गई। ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद ज्यादातर लोग दोनों लोगों की लड़ाई बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। उन्हें हर जगह सिर्फ काली मुट्ठियों की तस्वीरें दिख रही थी। ये आयरन वायर ट्रू शैतानी पंच की मुट्ठियों की तस्वीरें थी, लेकिन वे आरव को अपनी तलवार निकालते हुए बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। साफ तौर पर आरव को पूरी तरह दबाया जा रहा था। उन घनी मुट्ठियों की तस्वीरों से लोगों का दम घुटने लगा था। सुरक्षात्मक बड़ी लाइन से अलग होकर वे उस डरावने कानूनों की लहर को महसूस कर सकते थे। इतना मजबूत, यह है खूनी लड़ाई के राजा की ताकत। महामहिम बात्रा की आज की ताकत का जिक्र उस समय की ताकत के साथ नहीं किया जा सकता। तेजी, ताकत, कानूनों की ताकत, सब कुछ कई कदम बढ़ गया है। मुझे लगता है कि उनकी ताकत भी शुरुआती रैंक के शैतानी कमांडरों के मुकाबले ज्यादा खराब नहीं है, है ना? लोग एक पल के लिए खुशी मनाना भूल गए। स्टैंड पर हर जगह खुशी की आवाजें गूंज रही थी। अब सभी को आरव बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जब से उसने चेजिंग मून को पूरी तरह से समझा है, तब से ज्यादा लोग उसकी स्पीड के साथ नहीं चल पा रहे थे। लेकिन बात्रा के आयरन वायर ट्रू शैतानी पंच के निकलने के बाद वो एक ऐसी मोटर की तरह था जो कभी आराम नहीं करती, बिल्कुल भी रुक नहीं सकती।
एक दर्जन से ज्यादा सांसों के बाद बात्रा ने पहले ही कई सौ पंच मारे। हर पंच पिछले पंच से तेज था। आरव ने अभी अभी एक पंच को चकमा दिया था और अगला पंच चीख के साथ आया। उसके पास अपनी तलवार निकालने का भी समय नहीं था। अब जरा सा भी धीमा होता और वो मुट्ठी की हवाओं में बच जाता। अभी आरव की एनर्जी और खून बेकाबू थे। हालांकि वो मुश्किल से इन सैकड़ों पंचों से बच पाया, लेकिन हवा में हर जगह फैले कानूनों की ताकत के उतार चढ़ाव ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया। बात्रा की ताकत उम्मीद से कुछ ज्यादा थी। नहीं, रुको, वो मुट्ठी का मोमेंटम बना रहा है। अब उसके साथ ऐसे नहीं रह सकता। उसका दायरा मुझसे कहीं ज्यादा है। उसकी एक्सप्लोसिव पावर मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर दूसरे होते इतने हाई इंटेंसिटी मूव्स, तो मुट्ठी का मोमेंटम और कमजोर होता जाता। लेकिन बात्रा का मुक्का साफ तौर पर दूसरे से ज्यादा मजबूत था। उसकी मुट्ठी की हवाएं पहले ही धीरे धीरे आरव की मूवमेंट टेक्निक को पकड़ रही थी। इस रफ्तार से आरव बिना किसी शक के हार जाता। तारे विभाजन। आरव ने अपना सिर भी पीछे नहीं घुमाया। इविल एक्सटर्मिनेशन स्वॉर्ड बिजली की तरह कट रही थी। बूम! कानून की दो ताकतें पास से जोर से टकराई। आरव ने तेजी से ताजा खून उछाला। उसका फिगर एक सीधी लाइन की तरह प्रोटेक्टिव ग्रैंड एरे पर जा गिरा, जबकि बात्रा का आयरन वायर ट्रू शैतानी पंच इस चॉपिंग मूव की वजह से आखिरकार रुक गया। हाँ, इतनी ताकत के साथ उसने हाइनेस बात्रा को चैलेंज करने की हिम्मत भी की। सच में जीने से थक गया है, अज्ञानी मूर्ख। अब उसे ब्लड बैटल के किंग की ताकत पता है ना? अरे, क्या वो मर गया? स्टैंड पर जोरदार चीयरिंग की लहर दौड़ गई। किसी को भी आरव के लिए हमदर्दी नहीं थी। ब्लड बैटल स्टेज पर सिर्फ जीतने वाले को ही तालियां और तारीफ मिलती थी। हारने वालों के लिए किसी को हमदर्दी नहीं थी। उनके हिसाब से आरव का हीज हाइनेस बात्रा को चैलेंज करना अपनी काबिलियत को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर आंकना था। ब्लड ईगल ने मन ही मन राहत की सांस ली। वो अभी नर्वस था जब तक कि उसकी हथेली में पसीना नहीं आ गया, ये सोचकर कि आरव पक्का मर गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव सच में बच जाएगा। हे, इस बच्चे की समझ कितनी जबरदस्त है। थोड़ी देर बाद और वो हार जाएगा, ब्लड ईगल ने कहा। मीनूसा ने कहा, घायल होने के रिस्क पर भी मुट्ठी की रफ्तार को तोड़ते हुए ये बच्चा अभी भी बहुत हिम्मत वाला और पक्का इरादा वाला है। बस बात यह है कि जिस स्पीड पर वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए निर्भर करता है, वो पूरी तरह से सीमित है। सच में जीतने का चांस नहीं दिख रहा। इस समय मीनूसा को पहले ही पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि पाउडर के उस पैकेट ने सच में बात्रा की ताकत पर कोई असर नहीं डाला था। तो फिर इसका क्या असर हुआ? मीनूसा ने अपना दिमाग खपाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो बेकार की कोशिशें कर रहा था? क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई और तेज चाल नहीं है? तुमने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हे, मुझे देखने दो कि तुम कितने तेज हो, बात्रा ने खुश होकर कहा। आरव ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए चुपके से टायरन ड्रैगन रीजनरेशन आर्ट घुमाया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और उसने ठंडी आवाज में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अचानक आरव की आकृति गायब हो गई। ग्रैंडस्टैंड पर वे लोग जिनकी ताकत शैतानी कमांडर दायरे तक नहीं पहुंच पाई थी, वे आरव की परछाई भी नहीं देख पाए। ऐसा लगा जैसे आरव हवा में गायब हो गए हों। वो कहां है? वो क्यों चला गया? क्या ये इतना तेज हो सकता है कि हम देख न सकें? ये भी बहुत तेज है ना? एक ऊंचे पद का शैतानी जनरल सच में इतना तेज कैसे हो सकता है? कोई हैरानी नहीं कि उसने महामहिम बात्रा को चुनौती देने की हिम्मत की। उसमें सच में कुछ काबिलियत है। इसका कोई फायदा नहीं। खून की लड़ाई का राजा अजय है। इस बच्चे के लिए मौत से बचना मुश्किल है। जब बात्रा ने यह सीन देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। और भी तेज। पिछली बार स्टारशाइन से मुकाबला करने के मुकाबले आरव के फैंटम किल मूव की स्पीड फिर से बहुत तेज थी। पिछली बार वो आरव का फिगर साफ देख सकता था, लेकिन इस बार अपनी देखने की ताकत से उसे असल में सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखी। एक साल में इतना बड़ा सुधार कैसे हो सकता है? न सिर्फ एक छोटे से दायरे को तोड़ना, बल्कि कानूनों की ताकत भी और बेहतर हो गई। ब्लड बैटल स्टेज के ग्रैंडस्टैंड में असल में कुल 3 लेवल थे, लेकिन तीसरे लेवल का ग्रैंडस्टैंड कभी भी आम लोगों के लिए खुला नहीं था। ये एक सीक्रेट कमरा था। बाहर की दुनिया इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। इस कमरे के अंदर एक आदमी और एक औरत, 2 लोग अभी नीचे के रिंग को घूर रहे थे। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। वहां खड़ी होने पर भी वो लोगों को एक जादुई एहसास देती थी। अगर आरव यहां होता तो वो पहचान पाता कि ये औरत वही देवी मल्ली थी जिसने उसे 100 नोज हॉल में रिसीव किया था। जब देवी मल्ली ने आरव को फैंटम किल का इस्तेमाल करते देखा तो उसकी नजरों में हैरानी की एक झलक दिखी और उसने अपने बगल वाले आदमी से कहा, कितना भयानक टैलेंट है। उसने असल में अंदाजे से एक जैसी बातें निकाली। स्वॉर्ड दाओ ल्यूज के जरिए जगह के नियमों को समझा। उस आदमी के चेहरे पर भी हैरानी का भाव आया और उसने कहा, कोई हैरानी नहीं कि उसे तुमने चुना। इस लड़के का टैलेंट सच में कमाल का है।
अंदाजे से एक जैसी बातें निकालने के लिए, इसे पूरा करने से पहले परफेक्शन की हद तक पहुंचने के लिए स्वॉट डाउन नियमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके नियमों की ताकत मजबूत नहीं है, जो मजबूत है वो उसे इस्तेमाल करने में है। जब लोगों ने नियमों की ताकत सीखी तो वे सिर्फ नियमों की ताकत को बढ़ाना जानते थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने नियमों की ताकत को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस की। नियमों यानी कि कानूनों की ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर कोई उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता तो ये एक बच्चे के तलवार चलाने जैसा है, जो कानूनों की ताकत की असली ताकत को बाहर नहीं निकाल पाता। इसी तरह इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग अलग हिस्सों में बंटा हुआ था। दरवाजे पर पहली नजर, पूरी पढ़ाई से महारत हासिल करना, मन की एकता, साथ ही सबसे पल भर का और कुछ समय के लिए परफेक्शन की ऊंचाई। आरव हमेशा ताकतवर को कमजोर की तरह हरा पाता था। इसका कारण उसके इस्तेमाल के दायरे में था। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट आंख बंद करके नियमों का पालन करते थे, लेकिन नियमों को लागू करने को नजरअंदाज कर देते थे। इसलिए वे दरवाजे पर पहली नजर पड़ते ही रुक जाते थे। कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो ज्यादा असली लड़ाइयों में लड़ते थे, वे पूरी पढ़ाई करके महारत हासिल करने के दायरे तक पहुंच पाते थे। लोगों का एक बहुत छोटा हिस्सा अनगिनत लड़ाइयों के जरिए मन की एकता की हद तक पहुंच पाता था। जहां तक परफेक्शन की ऊंचाई की बात है, जो लोग वहां पहुंच पाते थे वे फीनिक्स के पंखों और किलिंग के सींग जैसे थे। एक तरफ ये टैलेंट पर निर्भर करता था, दूसरी तरफ ये इस बात पर भी निर्भर करता था कि किसी व्यक्ति का असल लड़ाई का अनुभव कितना था। बेशक बहुत कम लोग अपनी एनर्जी इस्तेमाल करने के तरीके की प्रैक्टिस करने में लगाते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता था और नुकसान फायदों से ज्यादा होता था। एक बार जब वे साधना का सुनहरा दौर चूक जाते तो उनके दायरे में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता। जब आरव तलवार की कब्र पर थे तो कहा जा सकता था कि तलवार दांव के नियम समझने से पहले उन्हें हर तरह की तकलीफ झेलनी पड़ी थी। इसलिए नहीं कि वह एक मैसोकिस्ट थे, बल्कि इसलिए कि वो हर तलवार के असली सार का अनुभव कर रहे थे, इस्तेमाल करने के तरीके का अनुभव कर रहे थे। इसलिए वो सभी तलवारों की गूंज को ट्रिगर कर पाया। आरव की तलवार दांव कानूनों की शक्ति बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी, इसलिए नहीं कि उसकी समझ कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि उसने इस्तेमाल करने के तरीके पर बहुत समय बिताया। तलवार की कब्र से निकलते हुए आरव के पास अभी भी डेथ कल्टिवेशन स्पेस था। वहां वो अपनी तलवार कला की कमियों को और भी साफ तौर पर महसूस कर सकता था। उसके लिए डेथ कल्टिवेशन स्पेस से बार बार मारकर बाहर निकलना और कभी हार न मानना यह कोई तुक्का नहीं था। आरव के लेट स्टेज स्वर्ग झलक तक पहुंचने और कई बार डेथ कल्टिवेशन स्पेस में घुसने के बाद उसने आखिरकार इस्तेमाल करने के तरीके को परफेक्शन के दायरे की ऊंचाई तक ट्रेन किया। और इस बार जब आरव डेथ कल्टिवेशन स्पेस में था, जब उसने फैंटम किल को लिमिट तक जाने के लिए कहा, तो किस्मत से उसका दिमाग अचानक और तेज हो गया और उसे स्पेशल लॉ पावर का एक निशान समझ में आ गया। स्पेशल लॉ पावर का यह निशान उसकी मूवमेंट टेक्निक में मिलने के बाद इसने फैंटम किल के इस मूव को और भी ज्यादा भ्रामक और रहस्यमय बना दिया। बात्रा की ताकत के बावजूद उसे उसका फिगर कैप्चर करना मुश्किल लग रहा था। बात्रा के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे पता चला कि वो अब आरव की स्पीड के साथ नहीं चल सकता। उसने अभी अभी बस एक उकसाने वाला वाक्य कहा था। वो चाहता था कि आरव फैंटम किल दिखाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जो उसने देखा वो असल में इवोल्यूशन के बाद का फैंटम किल था। ब्रह्मा सच्चे शैतानी धर्म आइडल, मेरी रक्षा करो। बात्रा ने जोर से चीख मारी। उसकी शैतानी एनर्जी बढ़ गई। उसके पीछे एक सच्ची शैतानी धर्म आइडल जमा हो गई। सच्ची शैतानी धर्म की मूर्ति जमीन पर लेटी हुई थी और असल में बात्रा के पूरे शरीर को बीच में मजबूती से बचा रही थी। फिर पूरी जगह फट गई। धमाका, धमाका, धमाका। सब सिर्फ आरव की शक्ल देख पा रहे थे और सिर्फ ये देख पा रहे थे कि सच्ची शैतानी धर्म की मूर्ति के शरीर पर बहुत कम समय में अनगिनत बार बमबारी हुई। धमाका। एक जोरदार धमाके के बाद सच्ची शैतानी धर्म की मूर्ति जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। बात्रा का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। इसी समय आरव की शक्ल भी सामने आई, जो काफी फटी पुरानी लग रही थी। हालांकि उसका दायरा टूट गया था, लेकिन फैंटम किल की ताकत और बढ़ गई थी। दिव्य सार की खपत भी बहुत ज्यादा हो गई। वो भी सिर्फ वही था। अगर दूसरे होते तो वे उसी दायरे में रहते हुए फैंटम किल के इस कदम का पूरी तरह से साथ नहीं दे पाते। ग्रैंड स्टैंड पर मौत जैसी शांति थी। वे सब इस सीन को देखकर हैरान रह गए। क्या उनके किंग ऑफ ब्लड बैटल को सच में किसी ने उड़ा दिया था? और तो और जिसने उसे उड़ाया था वो तो बस एक हाई रैंक वाला शैतानी जनरल था। कैपोन कैपिटल सिटी में किसी ने पहले कभी नहीं सोचा था कि वे बात्रा को हराने के लिए दायर को जंप कर सकते हैं, लेकिन आरव ने कर दिखाया। सच कहूं तो ये जरूरी नहीं है। ये सच में दोबारा नहीं दिखते। क्या मेरी नजर कमजोर हो रही है? हिज हाइनेस बात्रा सच में हार गए थे? ये सोर्स नाइट बहुत मजबूत है, सच में बहुत ज्यादा मजबूत। वो तो बस एक हाई रैंक वाला शैतानी जनरल है जो सच में आधे स्टेप वाले शैतानी कमांडर हाइनेस बात्रा को हरा सकता है।
हाइनेस बात्रा असल में 10 साल से ब्लड बैटल स्टेज पर लड़ाई के लिए जगह जगह कूद रहे थे। आज वो असल में किसी ऐसे इंसान से हार गए जो जगह जगह कूद रहा था। ये बहुत ही सोच से बाहर है। जबरदस्त और लहरों जैसी चीखें गायब हो गई। उसकी जगह कई तरह के एक्सक्लेमेशन आए। बात्रा के वे कटर सपोर्टर अचानक कंफ्यूज हो गए। उन्होंने जो देखा वो एक मूर्ति थी जो अचानक गिर गई। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि आरव कोई बेवकूफ नहीं था जो अपनी मौत चाहता था। वो सच में बहुत इंप्रेसिव था। मन्यम, तुमने नहीं कहा था कि बात्रा उसे पीट पीट कर चूर चूर कर देगी? क्या तुम डींगे नहीं मारना चाहते थे? अब डींगे क्यों नहीं मारते? जब नमन ने यह सीन देखा तो वो मजाक में बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। मन्यम का एक्सप्रेशन बहुत ही भद्दा था। उसने ठंडी सांस ली और कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चा ये मूव कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है? नमन ने घमंड से कहा, है, बस एक बार और इस्तेमाल करने लायक होना काफी होगा। तुम बात्रा की हालत देखो, क्या वो दूसरी बार भी विरोध कर सकता है? इस समय बात्रा के शरीर पर मौजूद शैतानी एनर्जी काफी कम हो गई थी। आरव का यह फैंटम किल मूव बहुत बेरहम था। ब्रह्मा ट्रू शैतानी धर्म आइडल ने ज्यादातर पावर रोक दी, लेकिन फिर भी उसे भारी चोटें आईं। आरव की पहले की चोटों के मुकाबले उसकी चोटें ज्यादा गंभीर थी। बात्रा जमीन से बड़ी मुश्किल से रेंग कर उठा। उसकी नजरें आरव की तरफ ठंडी नजरों से देख रही थी। अब तक उसे यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई थी। 1 साल में आरव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? पहले भी वो आरव के जबरदस्ती दायरे में घुसने का मजाक उड़ा रहा था। अब देखने पर यह बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था। आरव न सिर्फ सच में एक ऊंचे पद का शैतानी जनरल बन गया था, बल्कि उसका दायरा भी पहले से ही बहुत मजबूती से मजबूत हो चुका था, जिसमें जरा भी अस्थिरता का नामो निशान नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा। सोर्स नाइट, इस राजकुमार को इस हद तक मजबूर करने के लिए तुम्हें खुद पर गर्व हो सकता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो अभी जो चाल चली है, तुम सिर्फ एक बार और हमला कर सकते हो, है ना? बात्रा ने उदास होकर कहा। आरव ने उसे देखा और ठंडे दिमाग से कहा, तो क्या हुआ अगर हाँ, तो क्या हुआ अगर नहीं? बात्रा ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ या नहीं, तुम मौत से नहीं बच सकते। सच्चा शैतानी आवरण, शानदार शैतानी स्वर्ग। गड़गड़ाहट। बात्रा के सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा सच्चा शैतानी भूत जमा हुआ। अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा यहां इकट्ठा हो गई। भयानक सच्चा शैतानी दबाव ने सबकी सांसें रोक दी। ये सच्चा शैतानी आत्मा आवरण है। हे भगवान! महामहिम बात्रा असल में पहले से ही सच्ची शैतानी आत्मा को बुलाने में सक्षम है। डेविल सोल, इससे न सिर्फ शैतानी एसेंस तुरंत ठीक हो सकता है, बल्कि कोई भी कई पुरानी मना की हुई चालें चल सकता है। इसकी ताकत बहुत ज्यादा डरावनी है। सच में उम्मीद नहीं थी कि हाइनेस बात्रा के पास अभी भी ऐसा ट्रम्प कार्ड है। इससे सोर्स नाइट खतरे में है। इस सोर्स नाइट का टैलेंट सच में डरावना है, हिज हाइनेस बात्रा से भी ज्यादा। ये बहुत बुरा है, उसका दायरा बहुत नीचे है। आखिर में मौत से बचना मुश्किल है। जैसे ही बात्रा की चाल चली गई, सभी को बहुत बड़ा झटका लगा। सच्ची शैतानी डेविल सोल को बुलाना यह शैतानी जाति की एक अनोखी सीक्रेट कला थी, जिसे सीखना बहुत मुश्किल था। जो लोग असली शैतानी मेंटल को बुला सकते थे, वे सभी शैतानी जाति के सबसे बड़े जीनियस थे। ये सीन देखकर ब्लड ईगल, जिसके चेहरे पर अभी अभी थोड़ा बदलाव आया था, तुरंत एकदम बदल गया और बोला, खत्म हो गया, खत्म हो गया। लगा था सोर्स नाइट की इस बार बड़ी जीत होगी। उम्मीद नहीं थी कि बात्रा, ये लड़का सच में असली शैतान आत्मा को बुला सकता है। मेनुसा ने भौहें चढ़ाई और कहा, लगता है जीत तय हो गई है। तीसरे लेवल के स्टैंड पर वो आदमी जिसकी दोनों भौहें पूरे समय कसकर सिकोड़ी हुई थी, आखिरकार थोड़ा शांत हुआ और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लगता है आखिर में वो बात्रा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतना टैलेंट बर्बाद हो जाएगा, कितनी शर्म की बात है। देवी मल्ली के चेहरे पर भी हैरानी दिखी, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, बधाई हो सिटी लॉर्ड विजेशा, एक काबिल वारिस पाने के लिए। ये सोर्स नाइट एक होनहार टैलेंट है। लगता है बहुत जल्दबाजी हो गई। यह आदमी असल में कैपोन कैपिटल सिटी का सिटी लॉर्ड विजेशा था। हालांकि विजेशा कुमार परिवार से था, लेकिन वो केवल सिटी लॉर्ड था, जो कुमार परिवार का वास्तविक कर्ता धर्ता था। मणियम बस परिवार की कामकाज को देख रहा था। बात्रा यानी कि कुमार बात्रा परिवार में विजेशा का बेटा था। देवी मल्ली के साथ बात करते समय उनके लहजे को देखें, वे वास्तव में समान स्तर पर थे। विजेशा ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, लगता है आपके पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देवी मल्ली मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। इस समय बात्रा के सिर के ऊपर असली शैतान आत्मा धीरे धीरे उतरी और वास्तव में उसके शरीर में विलीन हो गई। कुछ समय के लिए शैतानी ऊर्जा राक्षसी रूप से बढ़ी। बात्रा ने धीरे से दोनों आंखें खोली। उसकी आंखें काली थी। क्या शक्तिशाली ताकत है।
वास्तव में मेरा गर्म खून उबाल देता है। सॉर्स नाइट, मैं मानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम्हें अभी भी मरना होगा। स्वर्गीय शैतानी छिपी कला, असीम शैतानी छाया, लोहे के तार का सच्चा शैतानी पंच। बात्रा ने एक भयंकर चीख मारी। उसकी आकृति अचानक मौके पर ही गायब हो गई। वो वास्तव में आरव के समान ही था, सबकी दृष्टि से ओझल हो गया। फैंटम किल। उसी समय आरव ने हल्की सी चीख मारी। उसका शरीर भी वैसे ही गायब हो गया। धमाका, धमाका, धमाका। रिंग पर भयानक बमबारी की आवाजें आई। रिंग में दो भयानक ताकतवर कानून टकरा गए। हालांकि कोई भी उनके शरीर को बिल्कुल नहीं देख सका। दोनों लोग हवा में गायब हो गए लग रहे थे। सिर्फ उस तेज कंपन की आवाज ने ही इन दोनों लोगों के होने के बारे में सबको साफ कर दिया। हालांकि वे देख नहीं सकते थे, लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि उनका दम घुटने वाला है। इन दोनों लोगों की ताकत बहुत ज्यादा थी, लगभग पहले ही उस हद तक पहुंच चुकी थी जिसे शैतानी जनरल रेल्म हासिल कर सकता था। ये आखिर कौन हावी हो रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या अभी कहने की जरूरत है? ये हिज हाइनेस बात्रा ही होंगे। वो असली शैतानी का चोला ओढ़े हुए हैं। शैतानी सार लगातार दिया जा रहा है। इसके अलावा असली शैतानी सीक्रेट आर्ट है। उसकी स्पीड पहले ही सोर्स नाइट को पकड़ सकती है। ये लड़ाई पहले से ही बिना सस्पेंस के है। मैं लकी हूं, लकी। मैंने जीतने के लिए अपनी सारी संपत्ति हिज हाइनेस बात्रा पर दाव पर लगा दी थी। उम्मीद नहीं थी कि यह सोर्स नाइट असल में एक बड़ा डार्क हॉर्स था, जिससे मैं लगभग अपनी सारी नेटवर्थ खो देता। हे, कौन नहीं है? सोर्स नाइट की वो चाल सच में बहुत मजबूत है। ये बहुत बुरा है कि वो थोड़ी देर ही टिक सकता है। सबने सिर्फ रिंग के कोनों से लगातार बमबारी की आवाजें सुनी, जिससे वे अपनी जगह तय कर रहे थे। बस लड़ाई के हालात कैसे थे, ये किसी को ठीक से पता नहीं था। पलक झपकते ही कई दर्जन सांसें चली गई। लड़ाई के मैदान में एक धीमी आवाज धीरे से फैल गई। सुबह हो गई। एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जिससे पूरा रिंग का फर्श उड़ गया। हर तरफ धूल और धुआं उड़ रहा था। आखिरकार वो जोरदार लड़ाई की आवाज बंद हो गई। धूल और धुआं छंट गया। दो बहुत ही बेचारे लोग सबके सामने आए। आरव जोर जोर से सांस लेने के लिए हाफ रहा था। उसका रंग बहुत पीला पड़ गया था। पता नहीं उसके शरीर पर कितनी चोटें लगी थी। खून लगातार बह रहा था। लेकिन बात्रा की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। बात्रा की असली शैतानी आत्मा आरव ने पहले ही पूरी तरह से खत्म कर दी थी। उसका मांसल शरीर आरव ने लगभग आधे से ज्यादा मुंडवा दिया था, जो बहुत ही भयानक लग रहा था। बात्रा की नजर आरव पर टिकी रही। वो नफरत से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे पास अभी भी खेलने के लिए एक तुरुप का पत्ता था। आरव का तुरुप का पत्ता केस हेवन ओपनिंग स्वॉर्ड आर्ट का तीसरा रूप था, डेब्रेक। इस चाल ने स्वर्ग के नीचे अनगिनत चालों को तोड़ दिया। फैंटम किल की हालत में आरव ने यह चाल चली और सीधे उसकी असली शैतानी आत्मा को चकनाचूर कर दिया। आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारी जीत का सिलसिला कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कभी मेरा सामना नहीं किया। हाँ, बत्रा अचानक जोर जोर से बिना रुके हंसने लगी। आरव की तरफ देखा और दया से बोली, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा? चूंकि मैं तुम्हें शैतानी जनरल रेल में नहीं मार सकती, तो मैं तुम्हें मारने के लिए शैतानी कमांडर रेल का इस्तेमाल करूंगी।